हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी विद एन के सिंह यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। एंशियंट हिस्ट्री श्रृंखला के अंतर्गत हम आज गुप्त वंश पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश, गुप्त वंश। फ्रेंड्स, एज वी नो, सामान्य तौर पर ऐसा कहा जाता है कि ये गुप्त शासक जो थे ये कुषाणों के सामंत हुआ करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे अन्य कथन मिलते हैं। तो हम देखेंगे, कई विद्वानों के अनुसार ये शकों के सामंत बोले जाते हैं। तो हम एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। कुषाणों के पतन के बाद में एक उत्तरी भारत में अव्यवस्था की स्थिति फैल गई और इसी स्थिति का लाभ उठाकर कई छोटे छोटे राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और शायद गुप्त शासक भी इन्हीं शासकों में से एक थे। तो अब हम ये देखेंगे कि ये गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना है श्रीगुप्त ने की। तो पहली बात तो हम देख रहे हैं कि इसका संस्थापक कौन है। संस्थापक ये श्रीगुप्त माना जाता है, श्रीगुप्त। ठीक है। हालांकि कई अभिलेखों में एक अभिलेख प्राप्त होता है में प्रभावती देवी गुप्ता का जो अभिलेख है, जो चंद्रगुप्त की पुत्री है, इसका अभिलेख है जिसे हम पूना अभिलेख और रिद्धिपुर अभिलेख के नाम से जानते हैं, जो वास्तव में ताम्रपत्र अभिलेख है। इनमें इनका जो मूल वंश दिखाई पड़ता है वो घटोत्कच से दिखाई पड़ता है। तो ऐसा माना जाता है कि घटोत्कच से इनके वंश के प्रारंभ हुआ, लेकिन कुछ मोहरें पाई गई, कुछ जिन पर गुप्तस्य और श्रीगुप्तस्य लिखा पाया गया। तो चलिए हम देख रहे हैं कि अब देखिए, कारों के जो है मध्य में एक मतभेद की स्थिति है। कुछ लोग कहते हैं कि कुषाणों के सामंत थे, कुछ लोग कहते हैं शकों के सामंत थे। तो हम देखते हैं कि किसके अनुसार क्या मत है। देखिए, एक इतिहासकार हुआ है फ्लीट। फ्लीट फ्लीट के अनुसार फ्लीट के अनुसार ये शकों के सामंत थे। ये से तात्पर्य गुप्त लोग शकों के सामंत थे। इसके अलावा एक इतिहासकार हुए सुधाकर चट्टोपाध्याय। सुधाकर चट्टोपाध्याय ये देखिए, इनके अनुसार सुधाकर चट्टोपाध्याय के अनुसार गुप्त शासक मुरुंडों के सामंत थे। और एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है केपी जायसवाल, अर्थात काशी प्रसाद जायसवाल। तो केपी जायसवाल देखिए, केपी जायसवाल अर्थात काशी प्रसाद जायसवाल का ये मानना है कि ये जो गुप्त शासक थे ये भार शिवों के अधीन, इनके अनुसार क्या है कि गुप्त शासक भार शिवों के अधीन एक छोटे से राज्य प्रयाग के शासक थे। प्रयाग के गुप्त शासक एक भारसिवों के अधीन या एक छोटे से राज्य प्रयाग के शासक थे। तो ये कुछ हमको स्टेटमेंट दिखाई पड़ते हैं। हालांकि
एक स्टेटमेंट ये भी दिखाई पड़ता है कि ये गुप्त जो शासक थे ये लिच्छवियों के सामंत हुआ करते थे, और एक आमतौर पर जो धारणा है, ऐसा कहा जाता है कि ये कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। तो देखिए, बहुत से इसी धारणाएं मिलती हैं। तो अब मैं बिंदुवार जो है बात करने जा रहा हूं कि मैंने कहा कि जब कुषाणों का पतन हो रहा था तो उस समय उत्तरी भारत में अव्यवस्था की स्थिति फैल गई, और इसी स्थिति का लाभ उठाकर कई छोटे छोटे शासकों ने, राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, और शायद श्रीगुप्त भी इन्हीं शासकों में से एक रहा होगा। इसके अलावा अब जब कुषाणों का पतन हो रहा है तो थोड़ा हम बिंदुवार देखते हैं। देखिए, ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में मान लीजिए ये यहां कहीं पर पेशावर है, माना ये पेशावर है, पेशावर। अब पेशावर में एक शासक दिखाई पड़ता है, यहाँ का जो शासक है, शासक, उसका नाम हमको दिखता है किदार, किदार। तो ये जो पेशावर में कुषाणों का अंतिम शासक हमको दिखाई पड़ता है, जिसका नाम किदार दिखता है, ठीक है, किदार दिखाई पड़ता है। एक मिनट जरा पेन बदल लेते हैं। अब जिस समय कुषाणों का पतन हो रहा था उस समय मैंने कहा बहुत से छोटे छोटे राजाओं ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया, और आप जानते हैं उन दिनों जो महाराजा की उपाधि होती थी वो सामंत धारण करते थे। महाराजा एक स्वतंत्र शासक नहीं हुआ करता था। तो इसलिए कुषाणों के पतन की बात उत्तरी भारत की लड़खड़ाती हुई स्थिति का फायदा उठाकर बहुत सारे छोटे छोटे राजवंशों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, और हम उसी स्थिति को देखने चाहते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि ये जो नदी है ये चेनाब है और ये रावी है। इस चेनाब और रावी नदी के बीच में एक राजवंश ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, एक राजवंश उभर के आया जिसे हम बोलते हैं मद्रक। क्या बोलते हैं? मद्रक। ये मद्रक राजवंश यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। कहां पर? तो चेनाब और रावी नदी के बीच में इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। इसके बाद में ये राजस्थान वाला इलाका है, राजस्थान का उत्तरी राजस्थान और पंजाब का जो दक्षिणी पंजाब, यहां पर एक शासक हमें दिखाई पड़ेंगे, यौधेय। यौधेय ये एक राजवंश हमको दिखाई पड़ेगा। ये कहां पे स्थिति है? तुमने कहा उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब के मध्य की स्थिति है। इसी पंजाब में एक राजवंश और दिखाई पड़ता था जिसे हम सिवी बोलते थे, लेकिन वो पंजाब में हो रहे छोटे छोटे आक्रमणों से अलग से इतर जो है वो यहाँ आकर के चित्तौड़ के पास में राजस्थान में बस गया, और इसने माध्यमिका नगरी को अपना जो है राजधानी बनाया। तो यहाँ पर एक और हमें राजवंश दिखाई पड़ता है, शिवी। कौन सा? शिवी। ठीक है, ये चित्तौड़ के पास में इन्होंने माध्यमिका नगरी को जो है, हालांकि आज की डेट में चित्तौड़ की पहचान, माध्यमिका नगरी की पहचान ही चित्तौड़ के रूप में की गई है। तो ये यहाँ पर आकर के इन्होंने अपने आप को स्थापित किया। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर आप जरा आइए, ये जो राजस्थान का जयपुर, भरतपुर और ये आगरा और मथुरा वाला इलाका है, यहाँ पर एक राजवंश हमको दिखाई पड़ेगा जिसका नाम है अर्जुनायन। क्या नाम है? अर्जुनायन। तो एक राजवंश है अर्जुनायन, ये यहाँ पर अपने आप को स्वतंत्र सत्ता अपनी स्थापित करेगा। इसी के नीचे ठीक आप आ जाइए जरा, थोड़ा सा और नीचे आ जाइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हमको वंश दिखाई पड़ेगा, नागवंश। और नागवंश की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी पदम पवैया। क्या चीज? पदम पवैया। आज या इसको पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नागवंश ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने में सफल है। इसके अलावा देखिए, ये यहाँ पर कौशाम्बी और साकेत के इलाके में, यहाँ पर साकेत है, यहाँ कौशाम्बी है, यहाँ पर हमको एक राजवंश दिखाई पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं मग राजवंश हमको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में ये आप जानते हैं नेपाल के दक्षिण में जो है एक हमको वैशाली संघ दिखाई पड़ेगा। वैशाली। और आप जानते हैं वैशाली किसके लिए मशहूर है? तो लिच्छवियों के लिए। किसके लिए? आप जानते हैं ये वास्तव में एक बज्जी संघ है, और बज्जी संघ 8 गणतंत्रों का समूह हुआ करता था,
जिसमें आप जानते हैं कि लिच्छवी हैं, लिच्छवी के अलावा ज्ञात्रक हैं, फिर बुली हैं, भग्ग हैं। इस तरीके से 8 जो है वो गणराज्यों का ये तंत्र है। तो ये वैशाली है, यहाँ पर लिच्छवी हमको दिखाई पड़ते हैं। ये यहाँ पर मगध है, और मगध में हमको ये गुप्त दिखाई पड़ेंगे। कौन? गुप्त। ये मगध की स्थिति है। मगध में कौन स्थापित हो रहा है? तो गुप्त स्थापित हो रहे हैं। इसके अलावा ये यहाँ पर मालवा का एक क्षेत्र है, तो मालवा में हमें मालव दिखाई पड़ते हैं। कौन से? मालव। मालव दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप आ जाइए जरा यहाँ पर नीचे में, तो यहाँ आंध्र प्रदेश वाला जो इलाका है, यहाँ पर हमको एक राजवंश दिखाई पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे वाकाटक। वाकाटक। और यहाँ पर थोड़ा दक्षिण में आ जाइए तो यहाँ पर एक राजवंश हमको दिखाई पड़ेगा पल्लव। तो देखिए बहुत से राजवंश जो है हमको उभरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है। जिनमें मद्रक है, यौदेय है, शिवी है, अर्जुनायन है, नागवंश है, मालव है, मग है, वैशाली। वैशाली में ये लिच्छवी है, याद रखिएगा, मैंने नाम जगह का लिख दिया, यहाँ लिच्छवी और गुप्त, और ये सब जो है हमको यहाँ पर बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है कुछ फ्लीट के अनुसार। ये जो गुप्त शासक थे ये शकों के सामंत थे, जबकि सुधाकर चट्टोपाध्याय के हिसाब से ये गुप्त शासक जो है मुरुंडों के सामंत थे। और वहीं पर एक इतिहासकार हैं केपी जायसवाल, जो ये कहते हैं कि गुप्त शासक जो है ये भारसिवों के अधीन एक छोटे से राज प्रयाग के जो है शासक थे। अब प्रश्न उठता है कि ये आरंभ में गुप्तों का साम्राज्य कहां तक था और कितना था? तो देखिए पुराणों में नोट, पुराणों में गुप्तों का, आरंभिक गुप्तों का, आरंभिक गुप्तों का साम्राज्य गंगा द्रोणी, गंगा द्रोणी, साकेत, साकेत बोले तो अयोध्या, प्रयाग व मगध तक फैला हुआ था। जी पुराणों में एक लेख हमको दिखाई पड़ता है कि आरंभिक गुप्त शासक जो है, और आरंभिक कौन है? या तो श्रीगुप्त है, और अगर प्रभावती गुप्ता का अगर हम अभिलेख ताम्रपत्र लेख की बात करते हैं तो वहां पर वंशावली घटोत्कच से दिखाई गई, तो आरंभिक शासक या तो फिर घटोत्कच है। कुल मिलाकर जो भी स्थिति है, इन लोगों का जो शासन दिखाई पड़ता है, साम्राज्य दिखाई पड़ता है, वो गंगा द्रोणी, गंगा द्रोणी का मतलब होता है गंगा बेसिन, और गंगा बेसिन के अलावा साकेत है, प्रयाग है, मगध है, यहां तक फैला हुआ था। ठीक है। इसके अलावा देखिए ऐसा कहा जाता है कि गुप्त शासक जो हुए, इन गुप्त शासकों ने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया है, तो उन्होंने गंगा के, ये गंगा बेसिन तो है ही, इसके अलावा उन्होंने मध्य देश के उपजाऊ क्षेत्र पर शासन किया। एक यहीं पर एक लेख और हमको दिखाई पड़ता है, इस लेख के अनुसार कि गुप्त शासकों ने, तो गुप्त शासकों ने मध्य देश के उपजाऊ क्षेत्र पर, उपजाऊ क्षेत्र पर शासन स्थापित किया, शासन स्थापित किया। अब उपजाऊ क्षेत्र में कौन? मध्य देश। इस मध्य देश में कौन कौन आएगा? मध्य देश जो है कहते हैं कि इसमें अनुगंगा, यानी मध्य देश का मतलब इसमें अनुगंगा, और अनुगंगा का मतलब होता है मध्य गंगा बेसिन। क्या चीज? मध्य गंगा बेसिन। इसके अलावा इसमें हमने कहा प्रयाग है, आज की डेट में कौशाम्बी है,
और इसके अलावा साकेत है, और इसके अलावा जो है यहां पर मगध है। आप जानते हैं ये बिहार का हिस्सा है। तो कहते हैं गुप्त शासकों ने मध्य देश के उपजाऊ क्षेत्र पर शासन स्थापित किया, और इस मध्य देश में आता कौन कौन था? तो अनुगंगा। और अनुगंगा बोले तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर मध्य गंगा बेसिन है, प्रयाग है, साकेत है और मगध है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ ही इन गुप्त शासकों ने एक काम और किया, और वो काम ये था कि क्योंकि यहाँ मगध मगध मतलब बिहार के हिस्से में लौह अयस्क बहुत तायत पाया गया, बहुत बड़ी मात्रा में लौह अयस्क पाया गया। तो इन लोगों ने न केवल लौह अयस्क का फायदा उठाया, बल्कि इन्होंने निकटवर्ती जो शासक थे, अर्थात निकटवर्ती शासकों के साथ में इन्होंने संबंध अच्छे रखे, और वो संबंध यानी निकटता को बनाए रखा। निकटता को बनाए इसलिए रखा क्योंकि ये लोग उस समय पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसको विजांटिन बोलते थे, विजांटिन के साथ रेशम का व्यापार करते थे। तो एक बिंदु यहां पर यह भी बना सकते हैं हम कि गुप्त शासकों ने निकटवर्ती शासकों से निकटता बनाए रखी जो पूर्वी रोमन साम्राज्य, और इस पूर्वी रोमन साम्राज्य को बीजांटिन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बीजांटिन। के साथ रेशम का व्यापार करते थे। तो देखिए, ये तो अभी हम विस्तार दिखा रहे हैं कि जो गुप्त शासक हैं, जब कहते हैं कि अब देखिए कई मत दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोगों के अनुसार जो गुप्त शासक श्रीगुप्त है, ये 240 में अपने आप को महाराज की उपाधि धारण करेगा, अर्थात ये जो है एक वंश की नींव डालेगा। लेकिन वहीं कई लेखों में ऐसा मिलता है कि 275 से जो है ये 275 एडी से इसने अपना साम्राज्य शुरू किया था। और जब इन लोगों ने साम्राज्य शुरू किया तो आरंभिक जो गुप्त शासक थे, यानी प्रारंभ के कौन होंगे? तो आप जान सकते हैं कि प्रारंभ में या तो श्रीगुप्त है और या फिर घटोत्कच है। तो इन लोगों का जो साम्राज्य था वो कहां तक? गंगा द्रोणी बोले तो गंगा बेसिन, इसके अलावा साकेत मतलब अयोध्या, प्रयाग और मगध तक फैला हुआ था। फिर एक लेख हमको ये दिखाई पड़ता है कि गुप्त जो साम्राज्य है, इन लोगों ने अपना साम्राज्य मध्य देश के उपजाऊ क्षेत्र में स्थापित किया। और इस मध्य क्षेत्र में कौन कौन आता है? तो अनुगंगा का मतलब है मध्य गंगा बेसिन, फिर वही साकेत मतलब अयोध्या, और इसके अलावा प्रयाग है, और इसके अलावा मगध है। साथ ही साथ इन गुप्त शासकों ने निकटवर्ती जो राज्य हैं उनके साथ में एक निकटता का संबंध बनाए रखा। और निकटता का संबंध इसलिए बनाए रखा क्योंकि ये लोग जो हैं पूर्वी रोमन साम्राज्य विजांटिन के साथ रेशम का व्यापार करते थे। तो अपनी व्यापारिक स्थिति को भी सुदृढ़ करने के लिए इन लोगों ने ये संबंध बना कर रखे। तो ये कुछ चीजें दिखाई पड़ती हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, थोड़ी सी जगह खाली करते हैं। अब इसके बाद में हम देखने जा रहे हैं कि ये जो गुप्त साम्राज्य के विषय में हम जो बात कर रहे हैं, या गुप्त शासकों के विषय में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसके जानकारी के स्रोत क्या है? जानकारी के स्रोत
जानकारी के स्रोत। इसका मतलब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, या आप ऐसे कह सकते हो कि वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनके विषय में, जिनसे हमें जो है गुप्त शासक जो है उनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए, जानकारी के स्रोत में सबसे पहला एक बिंदु आता है हमारे पास साहित्यिक ग्रंथ। इसके अलावा शिलालेख, इसके अलावा सिक्के, सिक्के बोल लो, मुद्राएं बोल लीजिए, या मोहर बोल लीजिए, या मोहर। इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य, और इसके अलावा विदेशी विवरण, विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में यात्रा वृत्तांत वगैरह सब आएंगे। तो ये कुछ जानकारी के स्रोत हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो जानकारी के साहित्यिक स्रोत क्या हैं। अब हमारा अगला बिंदु है साहित्यिक। एक एक बिंदु को हम उठाएंगे। साहित्यिक स्रोत क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमको जानकारी गुप्त वंश के विषय में हमें कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले हमें गुप्त वंश के विषय में जो जानकारी प्राप्त होती है वो मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और विष्णु पुराण। इन पुराणों से हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ लेख हैं, जैसे एक है कामंदक ने नीति शास्त्र लिखा। क्या लिखा? नीति शास्त्र। कामंदक। ये कामंदक का जो नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र, कामंदक ने जो नीति शास्त्र लिखा, इससे गुप्त शासन, जो गुप्त शासक हैं या गुप्त वंश है, इनके प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती है। तो कामंदक का जो नीति शास्त्र है, इसके आगे हम ऐसे लिख सकते हैं कि गुप्त प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती है। प्रशासन के विषय में जानकारी। ठीक है। इसके अलावा एक है वज्जिका। वज्जिका, देखिए कई जगह पर आप इनका नाम विज्जिका करके भी मिलेगा। विज्जिका, उच्चारण का कोई इश्यू नहीं है, आप चाहे वज्जिका दिखाई पड़े या विज्जिका दिखाई पड़े। इनका एक लेख है जिसे हम बोलते हैं कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव। इस कौमुदी महोत्सव में क्या है, तो वज्जिका या विज्जिका का कौमुदी महोत्सव, और इसमें जो है हमें चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण के विषय में जानकारी मिलती है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की जानकारी, ठीक है, यहां से हमको प्राप्त होती है। फिर एक ग्रंथ है जिसका नाम है, देखिए विशाख दत्त आप जानते हैं, और विशाख दत्त का एक ग्रंथ है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। तो विशाख दत्त की बात कर लेते हैं जरा। विशाख दत्त, वैसे तो विशाख दत्त को मुद्रा राक्षस के लिए जाना जाता है, लेकिन इन्हीं का विशाख दत्त का जो एक ग्रंथ है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। अब इसमें क्या दिया हुआ है, देवी चंद्रगुप्तम। तो इसमें एक चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्रुव देवी और रामगुप्त तथा एक शक शासक है, उसके विषय में जानकारी दी गई है। तो यहां पर आप ऐसे कह सकते हो कि ध्रुव देवी
कमा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं रामगुप्त के विषय में जानकारी। तो देखिए, विशाख दत्त का एक ग्रंथ है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम गुप्त वंश का वंश वृक्ष देखते हैं तो उस वंश वृक्ष में, उस वंशावली में रामगुप्त को ज्यादातर नहीं दिखाया जाता है, लेकिन कहते हैं कि समुद्रगुप्त का एक बड़ा लड़का है वो रामगुप्त है, और उसी की पत्नी है ये ध्रुव देवी। और जबकि समुद्रगुप्त का जो छोटा लड़का है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानेंगे। उन्हीं दिनों आप जानते हैं कि शकों के आक्रमण बहुत हो रहे थे, और शकों के लिए आप जानते हैं शकों के कई वंश थे, जैसे एक काद्रमक वंश है, एक चष्टन वंश है और एक छहरात वंश है। इसी चष्टन वंश में एक शासक हुआ है, बड़ा प्रतापी शासक हुआ है, रुद्रदामन, ये भी शक था। और इसी छहरात वंश में एक आगे चलकर के शासक होता है जिसका नाम होगा नहपान। ठीक है, तो उन दिनों जब रामगुप्त शासक बना, मैंने बोला रामगुप्त के को शासक के रूप में बहुत से लोग मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इसको वंश वृक्ष में नहीं दिखाया गया है। तो कहते हैं कि शकों का आक्रमण हुआ था, और शकों ने इसके सामने, रामगुप्त के सामने एक शर्त रखी थी कि हम यहां से वापस लौट जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपनी पत्नी ध्रुव देवी को हमें सौंपना पड़ेगा। और ऐसा माना जाता है कि रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव देवी को सौंपने के लिए तैयार हो गया था। और जब ये बात इसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चली, तो इसने ध्रुव देवी के कपड़े पहनकर, ध्रुव देवी का वेश बनाकर के वो सकराज के खेमे में गया और सकराज की हत्या की। और उसके बाद में ये चंद्रगुप्त द्वितीय आकर के अपने बड़े भाई रामगुप्त की भी हत्या कर देगा, और अपनी भाभी अर्थात इस ध्रुव देवी से वो विवाह कर लेगा। जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम जो है कुबेर नागा पहले से ही हमको दिखाई पड़ता है, अर्थात वो उसकी एक पहली पत्नी है कुबेर नागा, लेकिन वो ध्रुव देवी से भी शादी कर लेगा। तो ऐसा ये विवरण मिलता है। तो ये विवरण हमें कहां से मिलता है? तो विशाख दत्त का एक ग्रंथ है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह खाली करते हैं। तो कामंदक का एक नीति शास्त्र है। इस नीति शास्त्र में हमें गुप्त प्रशासन के विषय में, गुप्त जो राज्य है इसका प्रशासन कैसा था ये जानकारी मिलती है। वज्जिका या विज्जिका का कौमुदी महोत्सव है, यहां से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की जानकारी हमको दिखाई पड़ती है। विशाख दत्त का देवी चंद्रगुप्तम है, मैंने बताया ध्रुव देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और हमें गुप्त साम्राज्य के विषय में जानकारी कहां दिखाई पड़ती है? तो देखिए, एक भास का जो ग्रंथ है उसका नाम है स्वप्नवासवदत्ता। इस भास के ग्रंथ स्वप्नवासवदत्ता से भी हमको गुप्त साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। स्वप्नवासवदत्ता का मतलब होता है वासवदत्ता का स्वप्न, शाब्दिक अर्थ ये है। और आप जानते हैं वासवदत्ता कौन है? तो ये वासवदत्ता कोई और नहीं, ये आगे आने वाले शासक चंड प्रद्योत की पुत्री है, जिसका कौशाम्बी नरेश उदयन से विवाह होगा। ठीक है, तो ये भास के स्वप्नवासवदत्ता एक ग्रंथ है, इससे भी हमें गुप्त साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो है हमें कालिदास की रचनाओं से भी जो हमें गुप्त साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, और विशेषकर अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसे ग्रंथों से। ठीक है, अब आप ऐसे डाल सकते हो जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, यहां से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। यानी कालिदास की ज्यादातर रचनाओं से हमें गुप्त प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा एक ऋषि हैं जिनका नाम वात्सायन
इनका एक ग्रंथ है जिसको बोलते हैं कामसूत्र। तो वात्सायन का जो कामसूत्र है, आप जानते हैं, ये एक ग्रंथ है जिसमें स्त्रियों की 64 कलाओं पर वर्णन किया गया है। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इसमें यौन संबंधों पर चर्चा ज्यादा की गई है। ठीक है, तो वात्सायन का जो कामसूत्र है, इससे भी गुप्त साम्राज्य के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा एक शूद्रक शूद्रक का एक ग्रंथ है जिसका नाम है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम शूद्रक का एक ग्रंथ है जिसका नाम है मृच्छकटिकम। इससे भी जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है गुप्त साम्राज्य के विषय में। इस मृच्छकटिकम के अंतर्गत एक चारुदत्त नामक ब्राह्मण है जो वसंत सेना नामक गणिका गणिका बोले तो वैश्या से प्रेम करता है। इन सभी चीजों को उसमें दर्शाया गया है। तो शूद्रक की मृच्छकटिकम, वात्सायन का कामसूत्र, ये मैंने बताया पहले ही, यौन संबंधों पर आधारित एक ग्रंथ है। इसमें स्त्रियों की 64 कलाओं का इसमें वर्णन किया गया है। और कालिदास की रचनाएं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूत है, हालांकि कालिदास की तो और भी हैं, जैसे मालविका अग्निमित्रम है, इन तमाम तरीके की उनकी रचनाएं हैं। तो इनमें भी दिखाया गया, भास के स्वप्नवास वदत्ता में दिखाया गया है। और भी नीचे मैंने बताया कि यहाँ पर किसका, देवीचंद गुप्तम जो विशाख दत्त का था, वहां पर भी दिखाया गया। तो ये तमाम स्रोत हैं जिनको हम साहित्यिक स्रोत या साहित्यिक लेख बोलते हैं। कामंदक ने दिखाया है, वज्जिका ने दिखाया। तो इन तमाम लोगों ने जो है गुप्त वंश के विषय में बात की है। ठीक है, तो ये कुछ स्रोत थे जिनको हम बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। अब हमारा अगला बिंदु होगा, हमारा अगला बिंदु है जिस बिंदु का नाम है शिलालेख। देखिए, शिलालेख के अंतर्गत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहला तो समुद्रगुप्त का एरण प्रशस्ति और प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त का एरण प्रशस्ति एवं प्रयाग प्रशस्ति। इसके अलावा समुद्रगुप्त के द्वारा जो भूमि का जो अनुदान किया गया, भूमि जो दान में दी गई, उसका भूमि चार्टर मिलते हैं, 2 चार्टर भूमि। तो 2 भूमि चार्टर हैं, 2 भूमि चार्टर, भूमि चार्टर। और उसमें एक है नालंदा ताम्रपत्र शिलालेख, नालंदा ताम्रपत्र शिलालेख। और एक है गया ताम्रपत्र लेख, गया ताम्रपत्र लेख। देखिए, नालंदा ताम्रपत्र शिलालेख में एक गांव है जिसका नाम है अग्रहार, उसका चर्चा किया गया, उससे भूमिदान दिया गया है, ब्राह्मणों को यहाँ पर भूमिदान दिया गया। और गया ताम्रपत्र लेख जो है, यहाँ पर भी ये दिखाया गया है किसके, भूमि का आवंटन किया गया, अर्थात भूमि को दान में दिया गया है। तो ये समुद्रगुप्त के ये कुछ अभिलेख हैं जिनमें आपको विशेष ध्यान देना है, एरण और प्रयाग प्रशस्ति। इसके अलावा आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय का चंद्रगुप्त द्वितीय के का उदयगिरी गुहा लेख, गुहा शिलालेख। इसके अलावा एवं महरौली स्तंभ लेख, एवं महरौली स्तंभ लेख। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो ये महरौली स्तंभ लेख है, ये ऐसा स्तंभ लेख है, ये 23 फुट लंबा है और 16 टन वजनी स्तंभ लेख है। कैसा, 23 फीट लॉन्ग है एंड ये 16 टन इसका वजन है। और ये ऐसा है कि आज तक इसमें जंग नहीं लगी, सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी ये है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा शिलालेख एवं महरौली स्तंभ लेख है। इन तमाम जगहों से भी हमें गुप्त साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा
कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख एवं भीतरी स्तंभ लेख यहां से भी कुमारगुप्त का जो मंदसौर अभिलेख है और भीतरी स्तंभ लेख है, यहां से भी हमें गुप्त साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा स्कंदगुप्त का जूनागढ़ प्रशस्ति एवं भीतरी स्तंभ लेख। इसके अलावा और कौन है? तो इसके अलावा एक भानुगुप्त है, और उन्होंने जो एरण अभिलेख है, उस एरण अभिलेख में ही उन्होंने भानुगुप्त का एक लेख है जिसमें सती प्रथा पर बात की गई है। यानी भानुगुप्त का एरण अभिलेख में सती प्रथा, अर्थात एरण अभिलेख में ही एक और लेख लिखा गया जिसमें सती प्रथा के विषय में बात की गई है। भानुगुप्त का लेख आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा भी है, देखिए प्रभावती गुप्ता। ये कौन है? तो प्रभावती गुप्ता जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है। का पूना ताम्रलेख एवं रिद्धिपुर ताम्रलेख। देखिए प्रभावती गुप्ता के दो जो ताम्रलेख हैं, एक पूना ताम्रलेख है और एक रिद्धि ताम्रलेख है। इन दोनों में ही बात की गई है किसकी? श्रीगुप्त की बात की गई है, और श्रीगुप्त को यहाँ आदिराज कहकर के संबोधित किया गया। तो प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रलेख एवं रिद्धिपुर ताम्रलेख में श्रीगुप्त को आदिराज कहकर संबोधित किया गया है। और इसे धरण या धारणा गोत्र का बताया गया है। इसे धरण, कई जगह धरणा लिखा मिलेगा, धरण गोत्र का बताया गया है। क्या चीज? गोत्र का। किसे? श्रीगुप्त को बताया गया है। अब प्रश्न ये उठता कि धरण गोत्र क्या है? आप जानते हैं अग्रवालों के 18 गोत्र हैं, उन्हीं में से एक धरण गोत्र आता है। यही कारण है, इस अभिलेख के कारण कुछ लोगों का, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो गुप्त शासक थे वास्तव में ये वैश्य थे। कैसे थे? वैश्य थे। तो धरण, अब ये प्रभावती गुप्ता का जो है ये लेख मिलता है, यहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमें एक जानकारी का स्रोत है कि प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रलेख एवं रिद्धिपुर ताम्रलेख, जिसमें श्रीगुप्त को आदिराज कहकर संबोधित किया गया और इसे धरण गोत्र का बताया गया है। और आप जानते हैं कि धरण गोत्र कौन है? तो धरण गोत्र जो है वो अग्रवालों का गोत्र माना जाता है। इस आधार पर कई इतिहासकारों ने कहा कि भाई ऐसा है कि ये लोग कैसे थे? तो ये लोग जो थे वो वैश्य समुदाय के थे। तो ये कुछ बात हमने की अभिलेखों से, शिलालेखों से संबंधित। ठीक है, शिलालेखों में मैंने आपको बताया समुद्रगुप्त के 2 भूमि चार्टर हैं, एक एरण अभिलेख है, एक एरण प्रशस्ति और एक प्रयाग प्रशस्ति। फिर इसके बाद में कुमारगुप्त का, इसके बाद में स्कंदगुप्त का। इन तमाम बातों पर हमने चर्चा की।
ठीक है। तो ये कुछ शिलालेख से संबंधित बात थी। अब आता है, इसकी अगली हेडिंग आती है पुरातात्विक साक्ष्य। कौन से? पुरातात्विक साक्ष्य। अच्छा, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या मिलेगा आपको? तो देखिए, यहां पर आपको मंदिर दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में किले दिखाई पड़ेंगे, स्तूप दिखाई पड़ेंगे, मूर्तियां दिखाई पड़ेंगी। इसके बाद में मोहर या सिक्के, मोहर या सिक्के, ये सब हमें दिखाई पड़ेगा पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत, ठीक है। आप जानते हैं कि दो मोहर पाई गई, यहां पर एक जगह पड़ती है राजस्थान, यानी राजस्थान का ये बयाना वाला क्षेत्र, बयाना मथुरा। देखिए, आपको एक याद यहां ध्यान रखना ये है कि बयाना, मथुरा, वाराणसी और गाजीपुर, और गाजीपुर। तो बयाना, मथुरा, वाराणसी और गाजीपुर से कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं, कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं। क्या चीज? मोहरें प्राप्त हुई हैं। इन्हीं में से एक पर गुप्तस्य और दूसरे पर श्री गुप्तस्य लिखा है, श्री गुप्तस्य लिखा है। तो दो मोहरें मिली हैं, हालांकि बयाना, गाजीपुर, बनारस और मथुरा से कई सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो उनमें से दो ऐसे सिक्के हैं, दो ऐसी मोहरें हैं जिन पर गुप्तस्य, एक पर गुप्तस्य और एक पर श्री गुप्तस्य लिखा है। तो ये माना जा सकता है कि इसी जो है ये गुप्त नाम का कोई राजा रहा होगा या श्री गुप्त नाम का कोई राजा रहा होगा। हालांकि यहाँ पर एक चर्चा कर देना ये भी आवश्यक है कि जो प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रलेख है या रिद्धिपुर ताम्रलेख है, यहाँ पर गुप्त वंश की जो वंशावली है वो घटोत्कच से दिखाई गई है। किससे दिखाई गई है? तो इसका मतलब वंशावली अगर घटोत्कच से दिखाई गई है तो इस लेख के हिसाब से पहला शासक घटोत्कच होना चाहिए। लेकिन ये जो कुछ मोहरें मिली जिनमें एक पर गुप्तस्य लिखा मिला है, गुप्तस्य, और एक पर श्री गुप्तस्य लिखा मिला है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि श्रीगुप्त नाम का कोई शासक रहा होगा, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है कुछ पुरातात्विक साक्ष्य जिन पर हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। अब अगला हमारा है विदेशी विवरण। क्या चीज है? विदेशी विवरण यानी यात्रा वृत्तांत। अगला हमारा बिंदु है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण, देखिए विदेशी विवरण में हम सबसे पहले देखेंगे एक चीनी यात्री है जिसका नाम है इत्सिंग। क्या नाम है? इत्सिंग। इत्सिंग। तो इत्सिंग ने ये लिखा है, इत्सिंग का यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत, वृत्तांत इत्सिंग ने जो लिखा है। और एक दूसरा है जिसका नाम है फायान। फायान, आप जानते हो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, शासनकाल में। और यहां पर उसने अछूतों के विषय में कुछ विशेष बातें लिखी थी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में अछूतों की स्थिति पर बात की थी इसने। अछूतों, दूसरा बिंदु क्या है? शासनकाल में आया था ये। और दूसरी बात है, इसने अछूतों की स्थिति को उजागर किया था, अछूतों की स्थिति पर बात की थी।
इसके अलावा मैंने बोला इत्सिंग का यात्रा वृत्तांत। इत्सिंग के यात्रा वृत्तांत में ये दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि जो इनका प्रारंभिक शासक है जिसका नाम है श्रीगुप्त, इसने मगध के मृगशिखा वन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। इत्सिंग का यात्रा वृत्तांत के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध के मृगशिखावन में एक मंदिर का निर्माण, क्या चीज, मंदिर से तात्पर्य यहां पर है, वो कहना जा रहा है कि बौद्ध विहार का निर्माण करे, क्योंकि कई जगह पर मंदिर शब्द मिल रहा है और कई जगह बौद्ध विहार, तो मंदिर से तात्पर्य है बौद्ध विहार, क्या चीज, बौद्ध विहार। मृगशिखावन में एक मंदिर अर्थात बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था तथा 24 गांव दान में दिए थे, तथा 24 गांव दान में दिए थे, यानी इस बौद्ध विहार के व्यय के लिए अर्थात बौद्ध विहार के खर्च के लिए। तो इत्सिंग के यात्रा वृत्तांत में हमको ये जानकारी मिलती है कि जो श्रीगुप्त है, इस श्रीगुप्त ने मगध के मृगशिखावन में एक बौद्ध विहार बोल लीजिए या आप मंदिर बोल लीजिए का निर्माण करवाया और 24 गांव दान में दिए थे, अर्थात इसके व्यय को सुचारू रूप से अर्थात इसके खर्च को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो ये विदेशी विवरण है जहां से हमको पता चलता है इसके गुप्त साम्राज्य के विषय में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बात की आज सबसे पहले कि कुषाणों के पतन के बाद क्या हुआ, फिर इसकी इतिहासकार का क्या स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद मैंने साहित्यिक स्रोत पर बात की, फिर शिलालेख पर बात की, फिर पुरातात्विक साक्ष्य पर बात की और उसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य के साथ साथ हमने ये विदेशी विवरण पर चर्चा की। अब हम देखेंगे इस गुप्त साम्राज्य के उपनाम क्या क्या हैं। गुप्त वंश के उपनाम, गुप्त वंश के उपनाम अर्थात इन्हें और किन किन नामों से जाना जाता है इसे। तो देखिए सबसे पहली बात तो इसे क्लासिकल युग कहा जाता है। एक इसका नाम है क्या है, क्लासिकल युग, यानी गुप्त काल को क्लासिकल एज या क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय साहित्य और कला में के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई थी। तो यहां पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो साहित्य एवं कला के क्षेत्र में विकास के कारण में हुए विकास के कारण इसे क्लासिकल एज भी कहा जाता है। फिर दूसरा इसका एक उपनाम मिलता है स्वर्ण युग। क्या, स्वर्ण युग। देखिए ये जो नाम दिया गया है ये राष्ट्रवादी इतिहासकारों के द्वारा दिया गया है। इसका मतलब है राष्ट्रवादी इतिहासकारों के द्वारा दिया गया नाम या इसके अलावा ये स्वर्ण युग इसको और किसने कहा है, तो ये के.एम. मुंशी ने भी इसे कहा, के.एम. मुंशी ने भी इसे स्वर्ण युग कहा है। याद रखिए ये वही कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हैं जिनको हम संविधान में बार बार पढ़ते हैं, ठीक है, ये वही के.एम. मुंशी हैं। तो के.एम. मुंशी ने भी इस काल को जो है स्वर्ण युग कहा है। अच्छा देखिए इतिहासकारों में एक ये मतैक्य नहीं है, एक मत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पूरा गुप्त काल जो है वो स्वर्ण युग नहीं है, केवल चंद्रगुप्त द्वितीय का जो काल था वो स्वर्ण युग माना जाता है। इस बात की भी चर्चा दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो एक ये नाम दिखाई पड़ता है हमको। फिर इसके बाद में एक नाम इसका दिखाई पड़ता है हमको, इसे बोलते हैं भारत का पेरिक्लीन। भारत का
पेरिक्लीन, पेरिक्लीन, ये नाम जो दिया था वो वार्नेट महोदय ने दिया था। किसने दिया था? वार्नेट महोदय ने दिया था। इसके अलावा एक नाम और हमको दिखाई पड़ता है, इसे गुप्त वाकाटक साम्राज्य बोलते हैं। गुप्त वाकाटक, गुप्त वाकाटक साम्राज्य भी कहा जाता है। अब प्रश्न उठता कि गुप्त के साथ में वाकाटक क्यों कहा गया? कहते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री है जिसका नाम है प्रभावती गुप्ता, इसका विवाह जो है, इसका विवाह जो है वो वाकाटक राजाओं में हुआ था, वाकाटक वंश में हुआ था। इस वजह से इस पूरे गुप्त काल को गुप्त वाकाटक साम्राज्य भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और उपनाम हमको दिखाई पड़ता है, वो नाम क्या है? तो देखिए, गुप्त वाकाटक के अलावा इसको पुराणों में मागध राज कहा गया। क्या कहा गया? पुराणों में मागध राज कहा गया है, मागध राज। इसके मतलब आप ऐसे समझिए, मागध राज इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि मौर्य वंश की स्थापना जब चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, तो इस चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये इधर अफगानिस्तान है, मान लीजिए यहाँ पर आप लिख लीजिए, ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है। क्या है? अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान का जो तक्षशिला वाला भाग है, वहां से लेकर के पूरा उत्तर भारत और दक्षिण के बहुत से हिस्सों को उसने विजित कर लिया था। एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। हालांकि उनका शासनकाल इन गुप्तों के तुलना में थोड़ा कम रहा, क्योंकि 139 साल चंद्रगुप्त मौर्य के वंश ने शासन किया, अर्थात मौर्य वंश जो है 139 ईयर्स तक शासन करेगा, रूल करेगा। ऑन द अदर हैंड ये गुप्त शासक जो है ये मोर देन 200 ईयर्स तक शासन करेंगे। इनका शासनकाल जरूर लंबा रहेगा, लेकिन ये मौर्यों के तुलना में मौर्यों के जितने श्रेष्ठ साबित नहीं हो पाए। हाँ, ये जरूर बात है कि इन गुप्तकाल मौर्य शासन के बाद गुप्तकाल दूसरी बार अगर मगध पर कोई शासन स्थापित हुआ है, तो जिसने मगध के मान सम्मान को बढ़ाया, तो वो ये यही है, आपका गुप्त शासन है। तो गुप्त काल ही है, इस वजह से इसे यहाँ पर जब द्वितीय, यहाँ पर आपका ये समझ लीजिए कि एक तरीके से दोबारा जो है यहाँ पर मगध की सत्ता स्थापित हुई और मगध का वर्चस्व खूब फला फूला। तो पुराणों में इसे मगध राज कहा गया है। ये कुछ इसके जो है नाम दिखाई पड़ते हैं हमको, ठीक है, ये कुछ नाम हमें दिखाई पड़ते हैं। आप इस बात का भी चर्चा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी सलाह ले लीजिए, इसके बाद में हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इनके जाति को लेकर के मतभेद जो है, यानी गुप्त शासकों की जाति को लेकर, जाति को लेकर मतभेद क्या है भाई? देखिए देखिए, कुछ इतिहासकार हैं जो गुप्त शासकों को ब्राह्मण मानते हैं। क्या मानते हैं? ब्राह्मण मानते हैं। जैसे ब्राह्मण, कौन कौन ब्राह्मण इन्हें मान रहा है? तो देखिए, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है हेमचंद राय चौधरी। हेमचंद राय चौधरी, राय चौधरी और दशरथ ओझा, दशरथ ओझा, ये लोग हैं जो इनको ब्राह्मण मानते हैं। इसके अलावा देखिए, अब इनको क्षत्रिय कौन मान रहा है? क्षत्रिय कौन कौन मान रहा है? देखिए ध्यान दीजिए। तो एक है गौरी शंकर ओझा, गौरी शंकर ओझा, और एक है आरसी मजूमदार। कौन है? आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार, ये इन्हें क्षत्रिय मानते हैं। इसके अलावा इनको वैश्य कौन कौन मान रहा है? तो देखिए, वैश्य मानने वालों में एक नाम आता, बहुत ही महान इतिहासकार हैं, अल्तेकर। और आप जानते हैं कि अल्तेकर को क्वाइन रिसर्च के लिए जाना जाता है। स्पेशली किस लिए जाना जाता है? तो क्वाइन रिसर्च के लिए जाना जाता है, अर्थात सिक्कों पर इनका अन्वेषण ज्यादा था।
तो अल्तेकर हैं, इसके अलावा रोमिला थापर हैं, रोमिला थापर हैं, या ऐसे लिख लीजिए रोमिला थापर, ये जेएनयू की विभागाध्यक्ष रही हैं। इसके अलावा और कौन है, तो राम शरण शर्मा है, राम शरण शर्मा। ये कुछ इतिहासकार हैं जो इनको वैश्य मान रहे हैं, और एक इतिहासकार हैं जो इनको शूद्र भी मानते हैं। क्या मानते हैं? शूद्र। तो शूद्र कौन मान रहा है, तो केपी जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल। और शूद्र मानने के पीछे कारण यह है कि चंद्रगुप्त को कई जगह पे कारस्कर बोला गया है। क्या बोला गया है? कारस्कर। और कारस्कर का मतलब होता है निम्न कुल का। तो इसीलिए इसी आधार पे जो केपी जायसवाल साहब हैं, काशी प्रसाद जायसवाल साहब हैं, वो इनको शूद्र वर्ण का मानते हैं। तो ये गुप्त वंश के जाति को लेकर जो मतभेद है मैंने आपके सामने रखा, कौन क्या इनको मानता है, ठीक है, इन्हें कौन क्या मान रहा है, इस बात की मैंने चर्चा की। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, लेक्चर अत्यधिक लंबा ना हो जाए इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। अगले पार्ट में, अगले लेक्चर में हम जिसका वास्तविक संस्थापक होगा, जिसका नाम होगा चंद्रगुप्त प्रथम, और कैसे वो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करेगा। कुछ सिक्के पाए गए हैं जिन पर चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी को एक साथ दर्शाया गया, और उसी के जो पिछला पृष्ठ है, यानी सिक्के के दूसरे पहलू पर जो है सिंह वाहिनी माता का चित्र दर्शाया गया है। तो अब इसके लिए लिच्छवियों को जीतना क्यों जरूरी था? क्योंकि लिच्छवी उस समय एक बहुत ही पावरफुल गणराज्य हुआ करता था, लिच्छवी वज्जी संघ का हिस्सा हुआ करता था, इस वजह से इसके लिए जीत, तो हर जगह ये युद्ध नीति की जगह पर इसने कई जगह पर वैवाहिक नीति का सहारा लिया, क्योंकि लिच्छवी को जीतना इतना आसान भी नहीं है। लिच्छवी का नाम आप जानते हैं चेटक, लिच्छवियों का एक राजा होता है चेटक, और जिसकी बहन पुत्री है चेलन्ना, और इसी चेलन्ना की शादी आगे चल करके कहाँ होगी, तो बिंबिसार से होगी। तो लिच्छवियों का एक अपना बहुत ही पावरफुल महत्वपूर्ण इतिहास रहा है, तो इन पर हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि मुझे आपसे शिकायत है कि आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए और मेहनत कर सकें और बेहतरीन कंटेंट ला सकें। तो मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा ले रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।